आज का हमारा टॉपिक है ये, चूँकि इकोनॉमिक्स में आपको ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स हो, परंपरागत अर्थशास्त्र हो या फिर व्यावसायिक अर्थशास्त्र हो, तो उसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें जानना होता है। तो उसी संदर्भ में आज से एक न्यू सीरीज़ शुरू की गई है जिसमें हम इकोनॉमिक्स में, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में और जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स होता है उसकी चीज़ों के बारे में हम आज से चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अक्सर हाँ ये चर्चा सुनने को मिलती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में चलते हैं। माइक्रो जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से बना है जिसका अर्थ होता है लघु। ये ग्रीक वर्ड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें माइक्रो जो वर्ड है ये किससे बना है? तो माइक्रोस से बना है, MIKROS, माइक्रोस, जिसका अर्थ होता है लघु। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ये आपको ग्रीक वर्ड MAKROS, मैक्रोस से बना है जिसका अर्थ होता है विशाल। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका प्रयोग जो किया गया था माइक्रो और मैक्रो से संबंधित वर्ड का, ये रैगनर फ्रिश के थ्रू किया गया था। रैगनर फ्रिश ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब इसमें बारी बारी से हम दोनों के विषय में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सामान्य रूप से हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है और ख़ास करके जो नई शिक्षा नीति है बीकॉम के लिए और प्लस में 12th के बच्चों के लिए भी, तो उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ चीज़ों को पढ़ना होता है और 11th में भी पढ़ना है। तो चलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, यह होता क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों और लघु समूह के आर्थिक क्रियाओं का तथा उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसको समझेंगे हम। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और लघु समूह जो होते हैं, इस लघु समूह के आर्थिक क्रियाओं का और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चूँकि यह लघु किसी खास व्यक्तिगत इकाई के बारे में, किसी खास उद्योग के बारे में, किसी खास कंपनी के बारे में, किसी फर्म के बारे में, इंडिविजुअल, उसके विषय में, उसकी आर्थिक क्रियाओं के बारे में और उसके आर्थिक क्रियाओं के बारे में और उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। यह स्पष्ट है। उदाहरण के रूप में है क्या कि आर्थिक विश्लेषण में हम एक पदार्थ के लिए एक व्यक्ति के मांग का अध्ययन कर उस पदार्थ की उपभोग करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के समूह की मांग का अनुमान लगा सकते हैं। ये चीज़ें इसमें स्पष्ट हैं कि इसमें ये बातें कही गई हैं कि आप इसमें ये कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उदाहरण जो दिया गया है, इस उदाहरण में क्या है कि आर्थिक विश्लेषण में हम
एक पदार्थ के लिए एक व्यक्ति के मांग का अनुमान लगाते हैं। अगर एक व्यक्ति का किसी वस्तु के मांग के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो उसी के आधार पर हम जो है पदार्थ के उपभोग करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के समूहों के मांग का अनुमान लगा सकते हैं। किसी एक पदार्थ की मांग यदि किसी एक पदार्थ की मांग मान के चलिए आर्थिक विश्लेषण के द्वारा यदि किसी एक व्यक्ति के मांग के अनुमान के बारे में पता लगता है तो उसी पदार्थ के उसी समूह के विभिन्न व्यक्तियों के समूहों के मांग के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। एक उद्योग का जैसे अध्ययन किया जाता है, एक उद्योग के प्रोडक्ट के मांग का अगर अध्ययन किया जाता है, एक औद्योगिक इकाई का यदि अध्ययन किया जाता है तो मान के चलिए कि उस संदर्भ में उस औद्योगिक समूह के जितनी भी वस्तुओं की मांग होगी उसका अध्ययन किया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो एक व्यक्ति के आधार पर व्यक्तियों के समूहों के मांग का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें अगला है, एक उत्पादक अपने फैक्ट्री में किस प्रकार उत्पादन करता है, एक वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारित करता है, किस प्रकार निर्धारित होती है। ये सभी चीज़ें जो हैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी खास उद्योग का, किसी खास व्यवसाय का, व्यक्तिगत फर्म का, इन सारी चीज़ों का के मांग का अध्ययन उसके विषय में अध्ययन किया जाता है। यानी ये सूक्ष्म स्तर पे किसी एक व्यक्ति, एक फर्म, एक व्यवसाय, एक उद्योग के अध्ययन से संबंधित होता है। अब चलते हैं इसके बारे में अब नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह पहले कल्पना कर ली जाती है कि साधनों की मात्रा निश्चित है और इन्हीं साधनों के द्वारा हमें विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। ये तो बात सही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपके पास उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और इन्हीं सीमित साधनों से आपको जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करना होता है और इन साधनों के आवंटन से ही यह निश्चित होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, चूँकि इसमें दिया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्व कल्पना की जाती है, ये पूर्व कल्पना की गई है, पूर्वानुमान है। चूँकि ये पूर्व मान्यताओं पे आधारित होता है तो पूर्व कल्पना की गई है कि साधनों की मात्रा सीमित है और इन्हीं साधनों के द्वारा हमें वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। ये तो सीमित साधन है हमारे पास और इन्हीं सीमित साधनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना होता है और इन साधनों के आवंटन से ही यह निश्चित होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार से किया जाएगा। सीमित साधन होते हैं और उन सीमित साधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि वस्तुओं का उत्पादन हो सके, तो उसके लिए साधनों का कुशलतम आवंटन आवश्यक होता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। तो सीमित साधनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन जो साधनों के आवंटन से संबंधित होता है, ये भी आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। साधन आवंटन, अब नेक्स्ट है आपका साधन आवंटन और उनके कीमत व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में साधन कीमत सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यह पूर्व मान्यता है कि साधनों की मात्रा निश्चित होती है, जैसे कि हमने पहले बताया, साधनों की मात्रा निश्चित है और इन्हीं साधनों के द्वारा हमें वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। तो फिर साधन आवंटन और उनके कीमत व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है, जिसे साधन कीमत सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।
अब साधन कीमतों की बात आती है तो उत्पादन के जो भी साधन होते हैं ये सब इसमें शामिल होते हैं। उत्पादन के साधनों में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, इन्हीं के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो भूमि जो है, इस भूमि में लगान शामिल होता है, यानी भूमि के उपयोग के लिए दी जाने वाली जो कीमत होती है वो लगान कहलाती है। और चूँकि साधन कीमत सिद्धांत के अंतर्गत लगान का सिद्धांत भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु में से एक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको पेज नंबर 4 पे। उसके बाद में पूंजी है, तो पूंजी पर ब्याज प्राप्त होता है, तो इसका अध्ययन किया जाता है। साहस को लाभ, चूँकि साहसी को लाभ प्राप्त होता है तो लाभ से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है। श्रम, मजदूरी का जो सिद्धांत होता है वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है। तो इस तरीके से साधन कीमतों का प्रभाव वस्तुओं के कीमतों पर पड़ता है। तो साधन कीमत के प्रभाव जो वस्तुओं को कीमतों पर डालते हैं, तो इसके द्वारा कीमत सिद्धांत का सूत्रपात होता है। फिर पदार्थ का कीमत सिद्धांत एक आ जाता है। तो एक तो जो पिछले पेज में हमने देखा कि ये पिछले पेज में हमने देखा क्या कि साधन कीमत सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र में साधन कीमत सिद्धांत जो है व्यष्टि शास्त्र का एक तरह से एक शाखा हो गया, जिसमें साधन कीमतों से संबंधित लगान का सिद्धांत है। उसके बाद में आपका ब्याज, पूंजी पर ब्याज का सिद्धांत है, लाभ निर्धारण और मजदूरी जो है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो साधनों का चूँकि कीमतों पर प्रभाव पड़ता है, यानी वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है, तो अगला जो इसका भाग वो होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का, वो होगा पदार्थ कीमत सिद्धांत। चूँकि साधन कीमतों का प्रभाव वस्तु के कीमतों पर पड़ता है, इसलिए पदार्थ कीमत सिद्धांत के रूप में व्यष्टि अर्थशास्त्र के दूसरे शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है। अब इस तरीके से जो आपका नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है? अब पदार्थ की कीमतों के बारे में चलते हैं। साधन कीमतों के सिद्धांत के बारे में तो हमने देख लिया। पदार्थ की कीमतें जो होती हैं ये वस्तु की मांग और पूर्ति के शक्तियों पर निर्भर करती हैं। पदार्थ की कीमतें यानी निर्मित जो भी वस्तुएं होती हैं वो वस्तु की मांग बाज़ार में कितनी है, उसकी आपूर्ति कितनी है, मांग और आपूर्ति की परस्पर शक्तियों के द्वारा ही पदार्थ की कीमतें निर्धारित होती हैं। तो वस्तु की मांग उपभोक्ता व्यवहार के ढांचे पर निर्भर करता है। उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है उसी के अनुसार वस्तु की मांग होती है, तथा वस्तु की पूर्ति जो होती है वो उत्पादन तथा लागत की दशाओं पर निर्भर करता है और फर्म के व्यवहार ढांचे द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से आप चूँकि वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है और वस्तु की मांग उपभोक्ता व्यवहार पर निर्भर करता है, कंज्यूमर बिहेवियर पर, और वस्तु की पूर्ति उत्पादन और लागत की दशाओं पर निर्भर करती है और फर्म के व्यवहार ढांचे द्वारा भी इसका निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से मांग का सिद्धांत और उत्पादन सिद्धांत कीमत सिद्धांत के दो उपविभाग हो जाते हैं। तो इसको जब हम सारणी के माध्यम से देखते हैं निष्कर्ष में, तो हम ये पाते हैं कि आपका जो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया था, जिसमें कि एक पदार्थ कीमत निर्धारण हो गया तो दूसरा साधन कीमत निर्धारण हो गया। पदार्थ कीमत निर्धारण में मांग का सिद्धांत आ गया, जो लास्ट में हमने बताया, उत्पादन और लागत का सिद्धांत आ गया, जबकि साधन कीमत निर्धारण में लगान, मजदूरी का सिद्धांत, ब्याज और लाभ आ गए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में पदार्थ कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण के अंतर्गत
मांग का सिद्धांत, उत्पादन और लागत का सिद्धांत। उसके बाद में इसमें लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक कल्याण के सिद्धांत को भी इसमें शामिल किया जाता है और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत रेवेन्यू से जुड़ा हुआ होता है, यानी करारोपण के द्वारा जो टैक्स वगैरह लिए जाते हैं उस टैक्स से जो सामाजिक कल्याण के कार्य किए जाते हैं वही सारी चीज़ें सामाजिक कल्याण के सिद्धांत में शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत होता है, मुद्रा पूर्ति और मुद्रा आपूर्ति से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए, ये था आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन विषय वस्तुओं को का अध्ययन किया जाता है उसका एक सूक्ष्म अवलोकन। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र को लेकर के।